रिसर्च ग्रुप ऑफ बीपीएससी में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर आर.के. सिंह। आज हम लोग ने विश्व भूगोल का खंड 1 पढ़ा है, जिसमें हमने परिचय के बारे में पढ़ा। इसके विश्व भूगोल के कुछ परिचय पढ़े थे, जिसमें कुछ शब्दावली के बारे में हम विशेष अध्ययन किए थे। आज इस वीडियो का पार्ट 2 है, यानी आज से जो विश्व भूगोल है उस विश्व भूगोल को हम लोग बारीकी से पढ़ने का स्टार्ट करेंगे और महादेश और देश को जोड़ जोड़ के पढ़ेंगे। जिस सौरमंडल में हम लोग हैं उसका नाम है दुग्ध मेखला। उस सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं, उल्कापिंड और क्षुद्र ग्रह भी हैं। हम इन 8 ग्रहों में जैसे कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये कुल 8 ग्रह हैं। इन 8 ग्रहों में मेरा चर्चा विशेषतर पृथ्वी के बारे में होगी, यानी पृथ्वी को पढ़ेंगे। पृथ्वी की उत्पत्ति से जुड़े प्रश्न पढ़ेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे होती है, कब से ये पृथ्वी स्वरूप में आया, क्या इस पे पहले भी जीवन हुआ करता था, या जीवन की उत्पत्ति कब से यहाँ पे हुई, क्या था पेंजिया, क्या था पेंथालसा। ऐसे तमाम ऐसे प्रश्न होगा जिसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। जिस सौरमंडल की बात कर रहे हैं, इस सौरमंडल का मुखिया सूर्य होगा, यानी सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाने वाले जो ग्रह हैं, ये इन्हीं 8 ग्रहों के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले ग्रह और हुआ करता था प्लूटो, जिसे 2006 में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के द्वारा 2006 में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के द्वारा हटाया गया, यानी इस दिन से ये अब प्लूटो ग्रह नहीं रह गया। पहले प्लूटो भी ग्रह हुआ करता था, लेकिन आज ये प्लूटो ग्रह नहीं है। हम बात करेंगे पृथ्वी के बारे में, और पृथ्वी पढ़ने से पहले जरूरी है कि पृथ्वी के कुछ फिजिकल फीचर के बारे में पढ़ लें। इसका फिजिकल फीचर क्या है हम आपको अपने पहले वीडियो में बता चुके थे। अगर आप लोग पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप पहला वीडियो देख लें, उसके बाद आप सेकंड वीडियो पे आए, क्योंकि आपको एक समझने का एक समझ विकसित होगा जब आप पहले वीडियो को सही से देख पाएंगे। पहला वीडियो इसी से जुड़ा हुआ था, और आज हम सेकंड वीडियो में जब पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि पृथ्वी को पढ़ने के लिए हम बताए थे आपको, जो पहले हम लोग स्थलमंडल पढ़ेंगे, फिर जलमंडल पढ़ेंगे। स्थलमंडल, जलमंडल, जयमंडल और वायुमंडल, मतलब 4 मंडलों को सामान्यतः पढ़ेंगे, क्योंकि ये पढ़ने का सिलसिला चले रहेगा। और साथ में हम लोग राजनीतिक भूगोल को भी देखेंगे, क्योंकि कई बार बीपीएससी ये भी होता है कि कुछ देश का राजधानी को लेकर के प्रश्न पूछ लेते हैं, तो हम साथ में ही चर्चा करेंगे और सारे देशों को महादेश वाइज बांट करके हम लोग पढ़ लेंगे। तो फिर हम ये बात करेंगे आज कि ये पृथ्वी कैसा था 65 मिलियन वर्ष पहले, 65 मिलियन वर्ष पहले जो आज पृथ्वी है, 65 मिलियन ईयर एगो जो आज पृथ्वी है, ये पृथ्वी अभी का जो स्वरूप है पृथ्वी का, ये ऐसा नहीं था। अभी का जो पृथ्वी का स्वरूप है ऐसा स्वरूप नहीं था। मतलब तो ये था कैसे? देखिए, सारे भूखंड, इस पृथ्वी का सारे भूखंड एक जगह पे आके संकेंद्रित थे, और जलमंडल एक जगह संकेंद्रित था, यानी ऐसे। देखिए, आप इस फिगर में देख पा रहे हैं कि देखिए इस तरह से ये आपका जलमंडल, और ये जो पार्ट है बीच वाला पार्ट, ये आपका स्थलमंडल था, यानी ये पार्ट आपका स्थलमंडल था। जलमंडल को हम लोग पेंथालसा कहते थे, और जो ये स्थलमंडल था इसे हम लोग पेंजिया कहते थे। यानी जितने भी भूखंड थे वो एक जगह संकेंद्रित थे, जिसे हम पेंजिया कहते थे, और सारा भी जलमंडल एक साथ अलग था, उसे हम पेंथालसा कहते थे। लेकिन 65 मिलियन ईयर एगो, आज से
65 मिलियन ईयर एगो, मतलब आज से 65 मिलियन साल पहले की बात है। पृथ्वी के अंतर्जात बल के कारण इस पेंजिया में एक विस्फोट होता है और पेंजिया इतर बितर हो जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, जिससे 7 मेजर और कुछ माइनर प्लेट की उत्पत्ति होती है। मतलब 65 मिलियन ईयर एगो इस पेंजिया में अंतर्जात बलों के कारण एक विस्फोट होता है और विस्फोट के बाद ये पेंजिया 7 मेजर और कुछ माइनर प्लेट में टूट जाते हैं। जब ये टूटते हैं तो कुछ भाग इसके उत्तर में जाते हैं और कुछ भाग दक्षिण में आते हैं। जैसे अगर ये टूटा यहाँ से, अगर ये ब्रेक हुआ इस तरह से, तो एक भाग उत्तर की और एक भाग दक्षिण की। जो उत्तर वाले भाग हैं, जैसे ये अगर टूट के अलग हुआ तो उत्तर वाले भाग को हम लोग कहते हैं अंगारा लैंड और दक्षिण वाले भाग को हम लोग कहते हैं गोंडवाना लैंड। ये आपका अंगारा लैंड और दक्षिण का भाग है, इसे गोंडवाना लैंड कहते हैं। गोंडवाना लैंड आप सुनते होंगे, इंडिया गोंडवाना लैंड का ही पार्ट है। इंडिया गोंडवाना लैंड का पार्ट है, यानी इंडिया का जो भूभाग है वो दक्षिण वाले भूभाग से मिलकर बना है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार पेंजिया और पेंथालसा में बदलाव आया। पेंजिया में अंतर्जात बल क्या होता है, आपके अंदर से आएगा ये अंतर्जात बल क्या होता है। तो पृथ्वी के भूगर्भ में अत्यधिक ताप और दाब के कारण पृथ्वी के सतह पर जो एक बल आरोपित होता है उसे अंतर्जात बल कहते हैं। जिस अंतर्जात बल के कारण ये पेंजिया टूटता है, टूटने के बाद 7 मेजर बड़े बड़े प्लेट बनते हैं 7, और कुछ छोटे छोटे कई प्लेटों में बट जाते हैं। जिसमें आपको बताए थे जो भूभाग उत्तर की ओर टूट के अलग हुआ उसे अंगारा लैंड और जो भूभाग दक्षिण की ओर टूट के अलग हुआ उसे गोंडवाना लैंड कहते हैं। इंडिया इस गोंडवाना लैंड का ही पार्ट है। तो इतना कहने से ये आपको एक क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार पेंथालसा पेंजिया की उत्पत्ति हुई, किस प्रकार ये पृथ्वी एग्जिस्ट में आया। फिर चर्चा करेंगे, चूंकि पृथ्वी पढ़ रहे हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो इस पे कुछ ऐसे भी माइनर पॉइंट्स होंगे जिसे आपको समझना होगा। कई बार होता है जैसे अक्षांश और देशांतर का एक समझ विकसित नहीं हो पाता है। हम सिर्फ अक्षांश और देशांतर को पढ़ने के बाद ही हम वर्ल्ड ज्योग्राफी को अच्छे से समझ पाएंगे। तो आपके अंदर हम प्रयास करेंगे पहले कि आप अक्षांश और देशांतर के अंदर जो निहित बातें हैं आप उन बातों को समझ ले। फिर इसकी चर्चा हम बारीकी से अलग अलग महादेशों में करेंगे। जैसे कि अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए, हम थोड़ा सा हट जाते हैं। चलिए अब हम थोड़ा सा अक्षांश और देशांतर की बात कर ले कि अक्षांश और देशांतर होता क्या है। क्योंकि जब तक अक्षांश देशांतर की बात आप नहीं समझिएगा आपको कई चीज आसानी से समझ में नहीं आएंगे। देखिए आते हैं अक्षांश और देशांश की बात करेंगे। पहले एक मुकम्मल चित्र तो बना लिए। देखिए ये पृथ्वी है, ये आपका पृथ्वी है। पृथ्वी में कुछ काल्पनिक रेखा है, जैसे कि ये रेखाएं। इस तरह की रेखा आप जो देख रहे हैं, इन्हीं रेखाओं को हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं। इन रेखाओं को हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं। देशांतर रेखा, ये आपका देशांतर रेखा है। और जब देशांतर रेखा, अब देखिए ये रेखा देशांतर रेखा है तो इसके बीच से भी एक रेखा जाता होगा, जैसे कि ये, यानी 180 रेखाएं इस 0 डिग्री
देशांतर के पश्चिम में 180 रेखाएं इस 0 डिग्री देशांतर के पश्चिम में और 180 रेखाएं 0 डिग्री देशांतर के पूरब में होगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि पृथ्वी पर जो काल्पनिक रेखाएं खींची गई है उत्तर से दक्षिण की ओर, जैसे कि ये आपका नॉर्थ है और ये आपका साउथ है। नॉर्थ मतलब उत्तर दिशा, ये उत्तरी अक्षांश की रेखा देखेंगे इधर, फिर ये दक्षिण देखेंगे। तो दक्षिण और उत्तर को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है इस रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। और 0 डिग्री देशांतर को ही हम लोग कहते हैं प्राइम मेरिडियन। मतलब प्राइम मेरिडियन यानी GMT, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, यानी समय का निर्धारण इसी 0 डिग्री देशांतर से होता है। अब हम बात करेंगे, देशांतर रेखा तो हो गया, जो उत्तर और दक्षिण को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है उसे देशांतर रेखा कहते हैं। आपके अंदर से आएगा भाई अक्षांश रेखा क्या होता है, तो भाई उसे भी समझ लेते हैं। ध्यान दीजिए, अगर ये पृथ्वी है तो आप इस चीज को ऐसे समझेंगे कि इस पृथ्वी का जो बीच का पार्ट है ये आपका 0 डिग्री अक्षांश है, 0 डिग्री अक्षांश है। यानी पृथ्वी पर जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है पृथ्वी पर, इसे हम लोग अक्षांश रेखा कहते हैं। और जो वर्टिकल लाइन है यानी ऊर्ध्वाधर रेखा जो है उसे देशांतर कहते हैं। और ये क्षैतिज रेखा है, तो यहाँ लिख लीजिए ऊर्ध्वाधर रेखा है, ये ऊर्ध्वाधर रेखा है देशांतर, और ये क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज रेखा है। तो एक तो ऊर्ध्वाधर रेखा हो गया, दूसरा आपका क्षैतिज रेखा है। ऊर्ध्वाधर रेखा देशांतर है और क्षैतिज रेखा जो है इस मैप पर जब हम लोग क्षैतिज रेखा खींचते हैं उस काल्पनिक रेखा को हम लोग अक्षांश कहते हैं। और ये 0 डिग्री अक्षांश है। इसके जस्ट आप ऊपर जाइएगा और जस्ट इसके नीचे जाइएगा इस तरह से, तो आपको इस 0 डिग्री अक्षांश को हम लोग कहते हैं विषुवत रेखा। और इस 0 डिग्री से 23.5 डिग्री आप ऊपर जाइएगा उत्तर की ओर, क्योंकि ये तो नॉर्थ है और ये साउथ है। तो 0 डिग्री अक्षांश से 23.5 डिग्री आप उत्तर जाइएगा तो इस रेखा को हम लोग कहते हैं कर्क रेखा। और यही कर्क रेखा जो इंडिया के 8 राज्यों से पास करती है। फिर ये दूसरी है 23.5 डिग्री साउथ, मतलब 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहेंगे और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम लोग मकर रेखा कहते हैं। आपको फिर से हम बता दूं, हम जो चर्चा कर रहे हैं ये आपका एनसीईआरटी बेस्ड है। एससीईआरटी के भी कुछ ऐसे भी टॉपिक है इसमें इंक्लूड है जो आप एकेडमिक लेवल पर पढ़ाएंगे, क्योंकि बीपीएससी एग्जाम लेगी तो कहीं ना कहीं इस बात का वो ध्यान जरूर रखेगी कि आप जिस एकेडमिक लेवल के टीचर बनने वाले हैं आपको क्या उस एकेडमिक लेवल का कुछ ज्ञान है कि नहीं, आपको कितनी जानकारी है, आप चीज़ों को कैसे समझ रहे हैं और कैसे देख रहे हैं। इसीलिए हम प्रयास करते हैं कि एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से पहले स्टार्ट करें और हम हर एक वीडियो आपका वो एकेडमिक से स्टार्ट करेंगे और बॉटम लेवल से हम उठने का प्रयास करेंगे। जब आप लोग बैठे पेन पेपर लेके बैठिए, अगर आपसे संभव हो तो एक एटलस बुक जरूर ले लीजिए, ऑक्सफोर्ड का है, हैंडबर्ग का है, जिसका भी हो, आपको जो एटलस बुक अच्छा लगे आप एक एटलस बुक ले लेंगे और एटलस बुक लेकर के ही पढ़ने के लिए बैठेंगे। क्योंकि ज्योग्राफी पढ़ने का अंदाज तब मज़ा आता है जब आप एटलस बुक में उस चीज़ों को देख रहे होते हैं और जब देखते देखते आपको वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। क्योंकि ये चीज़ रटिएगा, कितना रटने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। आप उन चीज़ों को बार बार देखते रहिए
समझने का प्रयास कीजिए। कुछ सिद्धांतों को आपके अंदर अगर वो समाहित हो जाए तो आपको देखने का नज़रिया भी बदल जाएगा। मेरे ख्याल से हम ये अनुमान लगा के चलते हैं कि जब आप लोग बैठेंगे तो पेन पेपर साथ में रखेंगे और पेन पेपर के साथ आपके टेबल पे एक एटलस बुक भी होगी। जब आप एटलस बुक लेके बैठेंगे तो इन चीज़ों को आप देखेंगे, क्योंकि जब हम पढ़ाएंगे देशांतर रेखा कितने देशों से पास करती है तो वहाँ पे आप टिक करते रहेंगे, आपको समझने में आसानी होगी, सहूलियत होगी। क्योंकि कई चीज़ आप इधर रट नहीं सकते, कितना याद कीजिए, याद करने का तो कोई सीमा भी नहीं। इसीलिए आप समझने का प्रयास करेंगे। जैसे 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम लोग मकर रेखा कहते हैं और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा और 0 डिग्री अक्षांश को हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं। यानी ये वाला पार्ट जो है, आप जो दिख रहा है, जो रंग रहे हैं, ये पार्ट सबसे गर्म क्षेत्र है। बहुत गर्मी का क्षेत्र होता है क्योंकि सालों भर सूर्य की किरणें यहाँ पे लंबवत पड़ती है, इसलिए क्षेत्र काफ़ी गर्मी का होता है। जब हम आपको आवास भूगोल पढ़ाएंगे तो वहाँ जरूर पढ़ाएंगे कि देखिए इस क्षेत्र में जो व्यक्ति रह रहे हैं उसका स्किन का कलर आमतौर पे काला नजर आता है, क्योंकि स्किन में एक तरह का एंजाइम, एक विटामिन होता है, इसको मेलानिन कहते हैं, और वही मेलानिन आपके कलर, स्किन के कलर का रंग तय करता है। और जो इस क्षेत्र में रहता है उसके शरीर में मेलानिन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उसके अंदर अनुकूलन की क्षमता बढ़ जाती है। और आमतौर पे इस क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं। हम जब आवास भूगोल पढ़ेंगे वहाँ इस चीज़ की हम चर्चा जरूर करेंगे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले लीजिए। देखिए अब हम, मेरा चर्चा इससे थोड़ा सा हटके रहेगा। जैसे कि हम लोग बात करेंगे आज इसमें कि क्या सूर्य की किरणें सालों भर एक ही रेखा पर लंबवत पड़ती है या अलग अलग रेखा में पड़ती है। तो हम लोग थोड़ा सा इस बात को देख ले कि कई बार आप लोग याद करते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध में बड़ा दिन कब होता है, उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन कब होता है। आप इस चीज़ों से बार बार पढ़े रहते हैं और पढ़ते पढ़ते वो चीज़ रटते रहते हैं, और कई बार एग्जाम में जब प्रश्न आते हैं तो आप दक्षिणी गोलार्ध की जगह उत्तरी गोलार्ध रंग के चले जाते हैं। तो थोड़ी सी दिक्कत तो होती ही है, लेकिन हम प्रयास करेंगे आप लोगों को ये चीज़ आप आसानी से समझ लें कि किस गोलार्ध में कितनी मात्रा में सूर्य की किरणें पड़ती है और कितना गर्मी कहाँ होता है और किस गोलार्ध में कब बड़ा दिन होता है। देखिए आप इस चीज़ को ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कि ये है देख लीजिए, ये हम आपको बताएं अभी। अब हम जब अक्षांश लिखे और देशांतर लिखे तो आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि अक्षांश रेखा क्या है और देशांतर रेखा क्या है। ध्यान दीजिए, ये आपका अक्षांश रेखा 0 डिग्री, अब हम लिखेंगे नहीं 0 डिग्री, ये आपका 23.5 डिग्री साउथ और ये आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, क्या ये अक्षांश रेखा की कुल संख्या कितनी होगी। यहां जब आइएगा तो यहां पर 90 डिग्री होता है, यहां जब आइएगा तो यहां पे भी 90 डिग्री होता है, यानी कुल अक्षांश संख्या कितना हो गया आपका, कुल अक्षांश 90 ऊपर और 90 नीचे, यानी 180 रेखाएं अक्षांश की। और देशांतर की कितनी रेखाएं होंगी, क्योंकि देशांतर एक बिंदु पे आके सारे जगह से आके मिल जाता है तो उसे हम कह लेते हैं कि ये रेखा 360 की होगी, यानी देशांतर रेखा की कुल संख्या कितनी होगी, 360 होगी। चलिए आज हम इस पे बात करेंगे कि सन कब कहाँ पे ज़्यादा पड़ेंगे। देखिए सन एक मंथ में 8 डिग्री अप्रॉक्स, हम जो कह रहे हैं ध्यान दीजिएगा, आप शब्दों पे ध्यान रखिएगा। सन जो है सूर्य एक मंथ में यानी 30 दिन में 8 डिग्री या तो ऊपर चढ़ता है, 8 डिग्री या तो वो ऊपर चढ़ेगा या वो नीचे चलेगा। सन के चलने की गति जो है वो 8 डिग्री है एक महीने में। आप ध्यान रखिएगा कि आमतौर पे भारत में जून के मंथ में काफ़ी गर्मी पड़ती है, यानी
सन की किरणें जून में यानी 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन हो गया। लेकिन क्या सूर्य की किरणें इससे ऊपर जाती है? नहीं, इससे ऊपर नहीं जाती है। इसी रेखाओं के बीच में सूर्य ऊपर और नीचे करती रहती है। 21 जून को सूर्य की किरणें दक्षिणी उत्तरी गोलार्ध पर लंबवत पड़ती है। तो स्वाभाविक सी बात है कि उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होगा। बात रहा जून हुआ, देखिए ये लगभग 24 डिग्री तो है। तो 24 डिग्री जब है तो किस प्रकार वो नीचे आएगा? तो 8 डिग्री फिर नीचे एक मंथ में। तो जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर। जब यहाँ आइएगा तो 23 सितंबर, यहाँ आइएगा तो 23 सितंबर। ये सितंबर में सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ेगी। फिर सितंबर के बाद फिर यहाँ पे देखिए 24 डिग्री के आसपास का अंतर होता है। तो आपका सितंबर बाद हो गया अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, यानी 22 दिसंबर को सन की किरणें दक्षिणी गोलार्ध पर लंबवत पड़ती है। आप जब पढ़े होंगे तो आप पढ़ते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध में क्रिसमस का टाइम जो होता है ऑस्ट्रेलिया में, वो ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस मनाया जाता है। वहीं इंडिया में शीत ऋतु में क्रिसमस मनाया जाता है। क्या कारण है आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा ये चीज। क्या फिर यहाँ आके रुक जाएगा सन? नहीं, फिर चढ़ेगा ऊपर। तो दिसंबर के बाद देख लीजिए जनवरी, फरवरी और मार्च, यानी इस प्रकार तो वो चला, इस प्रकार चला। फिर यहां से तो उठेगा भी तो नहीं, दिसंबर के बाद फिर तो यहाँ आएगा, यानी 21 मार्च को आपको विषुवत रेखा पर सन सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेगी। और फिर 21 मार्च के बाद अप्रैल, मई और जून फिर यहाँ आ जाएगी। यही रोटेशन ये आमतौर पे चलता रहता है। तो कहा जाता है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून। और देखिए विषुवत रेखा पर सन की सूर्य की किरणें 2 बार लंबवत पड़ती है। इसीलिए इस क्षेत्र में जो निवास करने वाले व्यक्ति होते हैं उसका शरीर आमतौर पर काले नजर आते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए, हम 2 मिनट हट जाते हैं। चलिए हम लोग चर्चा करेंगे इससे आगे कि आज चूंकि हम लोग एक सामान्य इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे, आज तब हम लोग महादेश पढ़ेंगे तो इस महादेशों को समझने का तरीका बदल जाएगा। चलिए फिर हम लोग एक एक महादेश के बारे में अलग अलग करके पढ़ेंगे। आज मेरा विशेष चर्चा रहेगा उत्तर अमेरिका के बारे में। चूंकि हमने जो महादेश पढ़े हैं उस महादेश का पहले नाम लिख ले कि इस अर्थ पे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, फिर हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। जैसे कि हम लोग बात करेंगे महाद्वीपों में, तो महाद्वीप कुल 7 हैं और 7 महाद्वीप में हम सीक्वेंस सीरीज बाय हम लिख देते हैं। आपको आप याद रखिएगा 7 महादेश। सबसे बड़ा महादेश आपका एशिया, फिर आपका अफ्रीका, फिर उत्तर अमेरिका, फिर आपका दक्षिण अमेरिका, उसके बाद अंटार्कटिका, फिर यूरोप, फिर आपका ऑस्ट्रेलिया, ये 1 2 3 4 5 6 और 7। हम जब ये महादेशों को पढ़ेंगे तो पहले स्टार्ट करेंगे पश्चिम से, उत्तर अमेरिका से स्टार्ट करेंगे और सबसे अंत में जो हम लोग पढ़ेंगे वो एशिया पढ़ेंगे, क्योंकि एशिया का खंड बहुत बड़ा है
और चूंकि एशिया जब पढ़ेंगे तो उसमें भारत भूगोल ही पढ़ेंगे, तो इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। चलिए एक एक करके हम पढ़ते हैं। उत्तर अमेरिका, अगर आपके पास आप एक व्हाइट शीट लेंगे यानी उजला पेज लेंगे, जैसे कि ये पेज है, आप इस पेज के समान ले लेंगे। देखिए ये व्हाइट शीट है, इस तरह की शीट आपके पास होनी चाहिए। और इस शीट में आप, या शीट को ऐसे है तो आप ऐसे कर लेंगे, और इसमें इस तरह के फिगर आप ड्रॉ करेंगे, और एक एक फिगर ड्रॉ करेंगे, उसके हिसाब से आप इसको लिखेंगे। देखिए ये तो महादेश हो गया 7। क्या ये इस पृथ्वी पे 7 महादेश है? तो हाँ 7 महादेश है। कुछ छोटे छोटे द्वीप समूह भी है जिसके बारे में चर्चा बारीकी से करेंगे, उसको लेकिन महादेश में ही हम लोग बांट करके पढ़ लेंगे। कुल 5 महासागर हैं, महासागर भी कुल 5 हैं। ये सब आपको बेसिक चीज़ है, ये कहीं बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये बेसिक चीज़ है, आप लोगों को याद रखनी होगी कि महासागर कितने हैं। हम एक एक करके पढ़ेंगे। एक तो आपका प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। दूसरा आपका हिंद महासागर, तीसरा आपका प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, फिर आपका आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। और एक जो है, देखिए कई बार क्या होता है बुक में, इस मुक्त ये 4 महासागर ही है, लेकिन किसी किसी बुक में आप देखिएगा एक दक्षिण महासागर भी ले लेता है। आपके दक्षिण महासागर का क्या है, जहाँ पे प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर एक जगह मिलते हैं, वहाँ पे एक महासागर का निर्माण होता है जिसे दक्षिण महासागर कहा जाता है। कई बुक इस चीज़ को नहीं लिखता है और कुछ बुक इस चीज़ को लिखता भी है। तो हम लोग इस दक्षिण महासागर, ये 5 महासागर हैं और इन्हीं महासागर से घिरा हुआ ये हमारा महादेश है। तो एक एक करके पढ़ेंगे। चर्चा उत्तर अमेरिका से होगा। आप अपने कलम कॉपी निकाल लें, और जब कलम कॉपी आप निकाल लीजिएगा, व्हाइट शीट लीजिएगा, व्हाइट शीट, और एक फिगर बनाइएगा, क्योंकि हम फिगर आपको याद करवाएंगे। वो आप यहाँ कर करके प्रैक्टिस कर लेंगे, सीख लेंगे यहाँ से। जैसे कि ये है, इस तरह से सी बनाएंगे पहला स्टेप। सेकंड स्टेप में इस सी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा सा, और इस तरह से ऐसे इसको मिला देंगे, थोड़ा नीचे लाएंगे, फिर इस तरह से करेंगे। ध्यान दीजिए, ऐसे करेंगे, फिर इसको ऐसे मिलाएंगे और फिर ऐसे करेंगे। फिर से हम कह रहे हैं, ध्यान दीजिए, ये सी करेंगे, सी को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, फिर थोड़ा खींचेंगे, नीचे करेंगे इस तरह से, फिर ये एक खाना टाइप के बॉक्स टाइप में बनाएंगे और थोड़ा सा इसे कर्व करके यहाँ मिलाएंगे। और जब यहाँ मिल जाए तो यहाँ पे आपको एक चीज़ और करनी है, इस चीज़ को ध्यान दीजिए। देखिए, और एस आकार की आकृति बनाएंगे और इस तरह से मिला देंगे। देखिए ये उत्तर अमेरिका है। आप जब बुक में देखेंगे तो इस तरह से लाइन लिखा रहता है, घबराइएगा नहीं। हम लोग एवरेज रूल लेके चलते हैं और हमें सिर्फ समझना है, फिगर से कहीं आप फिगर बनाने के लिए पूछेगा नहीं। आप इन चीज़ को ऐसे बना लेंगे और इस पे आप हम लोग ये पढ़ेंगे कि ये चूंकि उत्तर अमेरिका है, इसे हम लोग नॉर्थ अमेरिका कहते हैं। तो नॉर्थ अमेरिका है तो किसी न किसी महासागर से घिरा होगा। तो नॉर्थ अमेरिका के इस भाग अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर है। और नॉर्थ अमेरिका के यहाँ पे एक चीज और बना लीजिएगा आप लोग, ये ग्रीनलैंड है, ये आपका ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड। ये डेनमार्क का पार्ट है। ये इसके
ईस्ट में यानी पूरब में अटलांटिक महासागर, इसके इस साइड आपका प्रशांत महासागर, इसके ऊपर में ये जो सागर है आपको दिख रहा है, ये सागर, इसको हम लोग कहते हैं आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर, देखिए ये पार्ट, यहां पे छोटा सा एक सी है, यहां पे एक सी है, क्योंकि सागर जो है महासागर का छोटा सा पार्ट होता है। तो इस आर्कटिक महासागर में एक सागर है जिसका नाम है बफोट सागर, बफोट सागर। देखिए ये भी तो आर्कटिक महासागर ही है, ये प्रशांत महासागर है, ये उत्तर अमेरिका है और ये एशिया है, और ये एशिया का, ये एशिया का रशियन पार्ट, रशिया का पार्ट है। एशिया में जो रशिया है उस रशिया का ये पार्ट है। इस दोनों के बीच में एक जल संधि है, जिस जल संधि का नाम है बेरिंग जल संधि। क्या नाम है? बेरिंग, बेरिंग जल संधि। अब आपको ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जल संधि हमने पहले वीडियो में चर्चा कर चुका है। तो ये आपका है बेरिंग जल संधि। तो आपसे कभी पूछ लेता है बेरिंग जल संधि किसके किसके बीच है, तो आप कहेंगे जो ये आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है और उत्तर अमेरिका को एशिया से अलग करती है, ये आपका बेरिंग जल संधि है। दूसरा है ये ग्रीनलैंड है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये ग्रीनलैंड है और ये नॉर्थ अमेरिका है। इसके बीच में भी एक जल संधि है जिसका नाम है डेविस जल संधि, डेविस स्ट्रेट, डेविस स्ट्रेट यानी डेविस जल संधि। तो उत्तर अमेरिका और ग्रीनलैंड के बीच में डेविस स्ट्रेट है। अब आपको ये चीज याद हो गया होगा, क्या हो डेविस स्ट्रेट? ये आर्कटिक महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। डेविस स्ट्रेट आर्कटिक महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है, और अटलांटिक महासागर में यहां पे एक सागर है जिसका नाम है लब्राडोर सी, लब्राडोर सी यानी लब्राडोर सागर है, इसको भी जोड़ लेता है। आप देखें ये खाना के टाइप का एक आकृति है, ये भी जल से भरा हुआ है, और इसको हम लोग कहते हैं, हम बताए थे आपको बे ऑफ हडसन। आपको अगले कक्षा में बता चुके हैं परिचय में कि बे क्या होता है, खाड़ी क्या होता है, फिर गल्फ बताए थे। तो ये जो दिख रहा है थोड़ा सा बड़ा है, इसे कहते हैं बे ऑफ हडसन, हडसन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी। आप लोग व्हाइट शीट पर इस तरह से ही लिखेंगे और इस बातों को बार बार रिवीजन करने का प्रयास करेंगे कि आर्कटिक महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने वाला काम एक जल संधि है, इसका नाम है डेविस स्ट्रेट। डेविस स्ट्रेट उत्तर अमेरिका को ग्रीनलैंड से अलग करता है और दो वाटर बॉडी को जोड़ता है। क्या ये जो क्षेत्र है इसे कहते हैं गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी है। क्योंकि ये कंट्रीज दिख रहे हैं, ये मैक्सिको है, और ये जो कंट्री आपको दिख रहा है ये आपका यूएसए है, ये आपका मैक्सिको है, ये यूएसए है, और ये आपका कनाडा है। यानी उत्तर अमेरिका के मुख्य भूमि में तीन ही देश है, कनाडा, यूएसए और मैक्सिको। तो इतना क्लियर होगा। अगर आप लोग लेना चाहें तो ले लीजिए इसका। चलिए तो हम बात करेंगे थोड़ा सा इससे हटके, तो हम आगे आ जाएं। आज हमारे वीडियो का सेकंड पार्ट में हम लोग इतना तक रखते हैं। कुछ भाग हम लोग समसामयिकी का देख लेते हैं और कुछ आगे की राह देख लेते हैं।
जो इस वीडियो का सेकंड पार्ट में चलेगा, आप हमको दिखा दें। अगर आप लेना चाहें इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए समसामयिक मुद्दे पे आते हैं। समसामयिक मुद्दे थोड़ा सा देख ले और तब हम लोग आगे की राह पे आएंगे कि क्या है। हम समसामयिक मुद्दे में ऐसी चीज लेके आएंगे जो आप उसको आसानी से कर रहे होते हैं, वैसा चीज आएगा जो काफी चर्चित है, आपके आसपास वो घट रहा है। जैसे कि ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी के बारे में आप देखे होंगे कि ऑपरेशन कावेरी क्या है। सेकंड पार्ट हम लोग का क्या होगा, समसामयिकी का। पहला ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी क्या है? तो ऑपरेशन कावेरी सूडान में फंसे जो भारतीय हैं, क्योंकि सूडान कन्फ्लिक्ट चल रहा है, सूडान में तनातनी चल रहा है, तो वहाँ पे जो फंसे इंडियन जो सिटीजन है, जो भारतीय नागरिक हैं, उसे इंडियन आर्म फोर्स के द्वारा रेस्क्यू करके जो लाया जा रहा है, इसके लिए जो ऑपरेशन चलाया गया है उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन कावेरी। दूसरा ऑपरेशन प्रहार। बिहार में शराबबंदी के लिए जो शराबबंदी कानून आया था, अगर कोई इस कानून को उल्लंघन करता है, बिहार में अगर शराबबंदी कानून को कोई उल्लंघन कर रहा है, तो उसे पकड़ने के लिए बिहार सरकार के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया जिसे ऑपरेशन प्रहार कहते हैं। ऑपरेशन प्रहार। तो ऑपरेशन कावेरी चर्चा का विषय है, आपको इस समझ में ये आनी चाहिए। ऑपरेशन कावेरी क्या है? तो सूडान में फंसे जो भारतीय नागरिक हैं उसे लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया है। और ऑपरेशन प्रहार क्या है? बिहार में शराबबंदी कानून को उल्लंघन करने के लिए, जो उल्लंघन करता है ऐसे व्यक्ति को पकड़ने के लिए बिहार सरकार ने ऑपरेशन प्रहार लॉन्च किया। अगला चीज, एक चीज आप याद रखिएगा, चूंकि शिक्षा से जुड़ा हुआ है, तो निपुण बिहार योजना। निपुण बिहार क्या है? निपुण बिहार योजना क्या है? आप सुनते होंगे FLN, फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। कक्षा 1 से 3 तक, कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों के लिए फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के लिए बिहार सरकार के द्वारा जो योजना चलाया जा रहा है उसे निपुण बिहार योजना कहते हैं। ये केंद्र सरकार के तर्ज पर बिहार में भी योजना चल रहा है। नई शिक्षा नीति में इसकी विशेष चर्चा की गई है। तो आज मेरा समसामयिका का ये 2-3 खंड थे आपका कंप्लीट होता है। हम बात करेंगे आगे की राह की। आगे की राह में क्या पढ़ेंगे? जैसे आपको कई बार पूछ लेगा न्यूट्रॉन निकालने के लिए, एग्जाम में पूछता ही है न्यूट्रॉन निकालने के लिए, जो आप न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे। तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए देख लीजिए, अगर प्लूटोनियम में पूछ लिया जाए, ये आपका प्लूटोनियम है और ये आपका यूरेनियम है। ध्यान दीजिए, अगर यूरेनियम है ये 92-235 है, मतलब 92 U-235, यानी ये द्रव्यमान संख्या और ये परमाणु संख्या है। आपको पूछ लेगा न्यूट्रॉन की संख्या निकालिए, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो आप इस बात को याद लीजिए, द्रव्यमान संख्या में से जो परमाणु क्रमांक घट जाए इसे हम न्यूट्रॉन की संख्या कहते हैं। यानी 235 माइनस 92 कर लेंगे तो क्या आएगा? ये आपका 3 आ गया, ये 4 आ गया और ये आपका 1 आ गया। मतलब इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितना होगा? 143। एक चीज हो गया। आप लोग घर में यूरिया यूज करते हैं, यूरिया में कौन कौन सा तत्व होता है? तो यूरिया का फॉर्मूला ही होता है NH2CO NH2। अब आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है और कार्बन भी है। तो क्लियर है। अब हम बात करेंगे कुछ तना की। तना क्या होता है? जिसमें नोड और इंटरनोड हो, जिसमें नोड और इंटरनोड हो उसे तना कहते हैं। तना का उदाहरण में क्या आएगा? आलू, अदरक,
ये सब तना के उदाहरण हैं। तो मेरे ख्याल से इतना क्लियर होगा। एक लोग सब आप समझ लीजिए, सत्य फल क्या होता है और असत्य फल क्या होता है। सत्य फल क्या होता है और असत्य फल क्या होता है। सत्य फल उसे कहते हैं जो अंडाशय से उत्पन्न होते हैं। असत्य फल उसे कहते हैं जो फूल के किसी और भाग से या किसी उत्तक से जो बनते हैं, उसे असत्य फल कहते हैं। अब आपको पूछेगा भाई असत्य फल क्या होता है, तो असत्य फल को पहचानने के लिए आप समझ लीजिए कि एक आपका सेब है, ये सब असत्य फल है। कटहल है, अंजीर है और नाशपाती है, ये सब आपका असत्य फल है, असत्य फल है। तो सत्य फल और असत्य फल कहने से मतलब क्या, जो फूल के अंडाशय से उत्पन्न हुए उसे हम सत्य फल कहते हैं, और जो फूल के किसी और भाग या किसी और उत्तक से उत्पन्न हो उसे असत्य फल कहते हैं। और असत्य फल का एग्जाम्पल ये सब है। कई बार पूछता है कौन सत्य फल है कौन असत्य फल है, एग्जाम में पूछता ही है, पूछा हुआ क्वेश्चन सब है ये। इसीलिए आप लोग इस चीज़ को रिवीजन करेंगे रेगुलर। आपको ये वीडियो साथ में आपको पीडीएफ भी अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। 8789221523 पर आप व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। पीडीएफ चाहिए तो आपको यहाँ से पीडीएफ भी मिल जाएंगे। जो क्लास पढ़ाया है इसका एक पीडीएफ भी मिल जाएगा और आप इस चीज़ को रिवीजन भी कर सकते हैं। जी धन्यवाद।